जय श्री केदारनाथ। दोस्तों, हमें पक्का पता है कि आपने केदारनाथ यात्रा पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर उन्होंने आपको केदारनाथ यात्रा कैसे जाए ये सब बातें की होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए केदारनाथ से जुड़ी हुई वो सारी चीजें लेके आए हैं जिसका आपको ख्याल करना जरूरी है। उन सारी चीजों में हमने खुद के एक्सपीरियंस से वो बातें शेयर की है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक जन का सपना होता है कि उसे बाबा केदारनाथ के दर्शन मिले। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये ज्योतिर्लिंग सबसे महत्वपूर्ण है और कठिनाइयों से भरा हुआ है, जहां पर खड़ी चढ़ाई वाली यात्रा है। इसे फैमिली ट्रिप या पिकनिक समझने की गलती से भी गलती मत करो। जिन्होंने इस यात्रा को पूरा किया हो, आप उनसे सलाह लेकर ये यात्रा शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि जब हमने केदारनाथ यात्रा शुरू की थी तो हमें और बाकी सारे लोगों को कौन कौन सी परेशानियां आई। अगर उस परेशानियों को अनदेखा किया जाए तो वो जानलेवा भी हो सकती है। हमने हमारी यात्रा मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से शुरू की। वहां रात के 12:05 को हरिद्वार के लिए ट्रेन है, जिसे हरिद्वार पहुंचने के लिए 36 घंटे लगते हैं। मतलब आप 2 दिन के ट्रेन ट्रैवल के बाद तीसरे दिन हरिद्वार पहुंच जाएंगे। अब हम पहुंचे मध्य प्रदेश और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी कल रात को बांद्रा टर्मिनस से। हमारी गाड़ी 12:05 को बांद्रा टर्मिनस से निकली थी और हम जा रहे हैं हरिद्वार को। नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर मोर एडवेंचर एंड हैप्पीनेस टुवर्ड्स आवर जर्नी टू हरिद्वार। हमारी ट्रेन तीसरे दिन सुबह 7:45 बजे हरिद्वार पहुंची थी। स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको सोनप्रयाग के लिए बस और टैक्सी स्टैंड दिखाई देगा, जिसका किराया पर पर्सन 500 से 1000 तक का है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो उसकी टिकट आपको ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि सीजन में यहाँ पे बस और टैक्सी मिलना मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट बसेस आपको सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक ही मिलेगी। ये बसेस आपको टोटल 8 घंटे के ट्रैवल के बाद हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचा देगी, या फिर आप एक दिन रुककर हरिद्वार भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको केदारनाथ का सफर बाइक या फिर स्कूटी रेंट करके करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। रेंटल स्कूटीज और बाइक आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से भी मिल जाएगी, जिसका पर डे रेंट 1100 से 1200 तक का होता है। और दोस्तों, ऐसे हमने हमारी हरिद्वार से गौरीकुंड की जर्नी सुबह 10:30 बजे शुरू की। हमें बस की बुकिंग न मिलने की वजह से प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ी, जिसमें हम टोटल 7 जन थे, जिसका किराया 7000 हुआ, यानी पर हेड 1000 रुपए। ये सारे रेट सीजन वाइज फ्लक्चुएट होते रहते हैं। हम आपको एक चीज सजेस्ट करेंगे कि आप आपकी प्राइवेट व्हीकल मत लेके जाइए। वहाँ के जो लोकल कार्स होते हैं उनको ही बुक कीजिए। रास्तों पर इतनी लैंडस्लाइड हो रही थी कि पूरे रास्ते पत्थरों से भरे हुए थे। हम जैसे जैसे आगे घाटियों से गुजर रहे थे तो हमारे सामने 2 बड़े पत्थर नीचे गिरे, जिसमें से एक नुकीला पत्थर हमारे कार के टायर के नीचे आने से हमारे कार का टायर पंक्चर हो गया। तभी हमें एक्चुअली ऐसा लगा कि हमारा आगे का सफर इतना इजी नहीं होगा, और हमारे ड्राइवर के पास एक्स्ट्रा स्पेयर टायर भी नहीं था। ऊपर से बारिश इतनी थी कि रास्तों पर गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया था। आगे एक गैराज देखकर वहां हमने हमारा पंक्चर ठीक करवाया और आगे की जर्नी शुरू की। प्राइवेट टैक्सी बुक करने का एक बेनिफिट ऐसा हुआ कि हम हमारी मर्जी से जहां हमारा मन होता था वहां पे गाड़ी रोक सकते थे।
शुरुआती दौर में तो अच्छे रास्ते थे, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे रोड की कंडीशन काफी खराब होती गई। कई जगह पर तो रोड ही नहीं था। वहाँ का ऑफ रोडिंग भी बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि रास्ते के बाजू में सेफ्टी वॉल ही नहीं थी। रोड इतने नैरो हो गए थे कि गाड़ी से बाहर देखने जाएंगे तो खाई दिखाई देती थी। ऐसे रोड्स पे अपनी प्राइवेट कार चलाना और बाइक लेके जाना काफी रिस्की हो सकता है। रास्तों पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के 4 धाम यात्रा के लिए बड़े बड़े ब्रिज और टनल्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और नेशनल हाईवे बनाने के काम चालू है। बड़े बड़े मशीनरी से पहाड़ों को खोदकर पर्यावरण के सख्त खिलाफ जाके ये सब काम चालू है। और दोस्तों, रिसर्च के अनुसार जोशी मठ में आए हुए घरों की दरारों का एक इम्पोर्टेंट रीजन ये पहाड़ों को फोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई स्पोर्टिंग ये भी एक कारण है। यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से इतनी ट्रैफिक होती है कि आपकी गाड़ी एक जगह पर घंटों तक खड़े रहती है। इसलिए कई लोग बाहर निकल के थोड़ा चलना प्रेफर करते हैं। इस ट्रैवल के दौरान हमने 2-3 ऐसे एक्सीडेंट्स देखे जहाँ पे पत्थर डायरेक्टली गाड़ी पे आके गिर गया था। और हमारे ड्राइवर के थ्रू हमें पता चला कि 2 दिन पहले यहाँ पे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी, जिसको निकालने के लिए टोटल 14 घंटे लगे थे और यात्रियों को 14 घंटे का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम फेस करना पड़ा। बाहर गिर रही लगातार बारिश की वजह से लोग बाहर भी नहीं आ सके और इसमें कई छोटे बच्चे और बूढ़े लोग, उनकी काफी हालत हो गई थी। इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसे वक्त में आपके साथ पानी, स्नैक्स, मेडिसिन जैसे आवश्यक चीजें जरूर रखिए। ट्रैफिक के कारण हमारा सफर 8 घंटे की जगह 16 घंटे का हुआ। हमें गौरीकुंड पहुंचने के लिए रात के 2 बजे हमने हमारा होटल बुक किया था, क्योंकि आराम करके सुबह हम जल्दी ही ट्रैक स्टार्ट करने वाले थे। हमें हमारा ट्रैक सुबह 4 बजे स्टार्ट करना था, पर हम रात के 2 बजे ही गौरीकुंड पहुंचे थे। इसलिए हमने प्रॉपर रेस्ट लेकर सुबह 10:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया। इम्पोर्टेंट सामान की छोटी बैग कैरी करके बाकी का एक्स्ट्रा लगेज लॉकर रूम में रख सकते हो, जिसका चार्ज 50 रुपीज पर डे है। अभी बज रहे सुबह के 10:30 और हमने केदारनाथ धाम के लिए ट्रेकिंग स्टार्ट कर दी। ऐसा कहा जाता है कि आप 6 या 8 घंटे बाद केदारनाथ के मंदिर के दर्शन आपको हो जाए। तो देखते हैं हमारा ये ट्रैकिंग का सफर कैसा होता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते गए हमें घोड़ी पड़ाव दिखा, या फिर आप इसे घोड़ी स्टैंड भी कह सकते हैं, जहां से आप यात्रा के लिए घोड़ी या खच्चर की बुकिंग कर सकते हो। वहाँ गवर्नमेंट का प्रॉपर घोड़ी खच्चर बुकिंग का ऑफिस भी है, जहाँ के रेट्स फिक्स होते हैं। घोड़ी या फिर खच्चर के साथ आपको पिट्ठू और डोली का भी ऑप्शन मिलेगा। इनकी बुकिंग आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। वेट के हिसाब से इनके रेट्स डिसाइड होते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हो तो सिर्फ बैग्स लेके जाने के लिए भी पिट्ठू का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमें 1 घंटा हो गया है और हमने 2.5 किलोमीटर कवर कर लिया है। यहाँ पे जगह जगह पर वाटरफॉल होने की वजह से उसे चलते हुए या फिर घोड़ी से क्रॉस करना रिस्की है।
चलते समय आपको खाने के बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल दिखेंगे जिसमें बेसिक खाना मिलता है, जैसे परोठे, दाल राइस, मैगी, चाय, पकोड़े, पर इनके रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्हें इनका सामान स्टॉल तक लेके जाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, उसी वजह से इनके रेट्स भी ज़्यादा ही होते हैं। ऊपर से खीरा, नींबू पानी, केला, तरबूज के भी ऑप्शंस हैं। पर दोस्तों, हम आपको खाने के बारे में एक सजेशंस देते हैं कि आप घर से ही इंस्टेंट एनर्जी देने वाले फूड कैरी कीजिए, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, खजूर, चना सींग, गुड़, चिक्की, प्रोटीन बार, थेपला और मसाला पूरी जैसे फूड्स कैरी कीजिए जो आप 4-5 दिन यूज़ कर सकते हैं। केदारनाथ का ट्रैक सुंदरता से भरा हुआ है। जगह जगह पर रुककर आपको फोटो निकालने का मन जरूर होगा, पर इसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया होने के कारण आपका ट्रैक शाम के पहले ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। यह है रामबाड़ा, जहाँ से केदारनाथ यात्रा का सबसे कठिन खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक स्टार्ट होता है। इस जगह में बहुत सारी ठंड, फॉग, बारिश होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। आप 5 मिनट से ज़्यादा चल ही नहीं सकते हैं, इसलिए आप भीमसेन कापुर सूंघकर आपकी ब्रीदिंग पावर इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर का सबसे बड़ा झूठ ये है कि केदारनाथ का ट्रैक सिर्फ 15 किलोमीटर का है, पर असल में ये ट्रैक टोटल 25 किलोमीटर्स का है। 15 किलोमीटर का ट्रैक पुराने रास्ते में था जो 2013 की बाढ़ में बहकर चला गया। हमने अपनी जर्नी शुरू की थी सुबह 10:30 बजे और अभी बज चुके हैं 5 और अभी तक हमने आज 1 किलोमीटर कंप्लीट करना बाकी है। अब हम गौरीकुंड से यहाँ से गौरीकुंड उतरेंगे तो 1 किलोमीटर और यहाँ से केदारनाथ चढ़ेंगे तो 1 किलोमीटर, मतलब हम लोग बराबर आधे हिस्से तरफ पहुँचे 5 बजे तक। तो सोचो आप आगे कितनी लंबी चढ़ान होगी और हमें अभी से ही इतना हैवी फॉग और हैवी रेन मिल रहा है, तो आप सोचिए कि कैसा होगा वहाँ। इस ट्रैकिंग में ठंडी से बचने के लिए गर्म कपड़े, अच्छा सा रेनकोट और ट्रैकिंग शूज कैरी करना ज़रूरी है। ठंडी की वजह से मोबाइल की बैटरी जल्दी ड्राई होती है, तो एक्स्ट्रा पावर बैंक और स्पाई गार्ड भी कैरी करना ज़रूरी है। फाइनली बहुत सारी बारिश और थकान के साथ हमारा ट्रैक रात के 10 बजे खत्म हो गया। नंदीग्राम बेस तक पहुंचने में हमें टोटल 12 घंटे लगे। हमने हमारी स्टे की बुकिंग उत्तराखंड की गवर्नमेंट साइट GMVN से 2 महीने पहले ही की थी। नंदीग्राम बेस कैंप जो केदारनाथ मंदिर के 1 किलोमीटर पहले है, इनके डॉर्मेटरी रूम्स और टेंट है, पर इसका बुकिंग मिलना नसीब की बात होती है क्योंकि ये हमेशा फुल ही होता है। टेंट का रेट 800 पर डे है, जिसमें आपको एक टाइम का खाना मिलता है। इस कैंप में चार्जिंग की सुविधा है, लॉन्ड्री की सर्विस है, 50 रुपए में नहाने के लिए गर्म पानी भी मिलता है और वॉशरूम्स भी अच्छे ही है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हो सके तो इसकी बुकिंग कीजिए। इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसका बुकिंग ना मिले तो प्राइवेट टेंट की बुकिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस भी है जो फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से है। इसका बुकिंग मिलना एक बड़ी समस्या है। इसके कारण लोग बहुत ही फ्रॉड के जाल में फंसते हैं। यह फेक बुकिंग दिखा के पैसे लेने का ऑनलाइन स्कैम सबसे बड़ा है, जिसे उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ये फर्जी बुकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको पता है, खासकर केदारनाथ जी में हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए बहुत ही भीड़ रहती है और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग रहती है।
पिछले वर्ष ये देखने में आया कि बहुत सारे लोगों के साथ कुछ फ्रॉड हो गया हेली बुकिंग के नाम पे। फर्जी बुकिंग एजेंसियों ने उनकी हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर दी और बाद में उनको पता चला कि उनकी टिकट बुकड ही नहीं। सुबह 4 बजे से 1 बजे तक केदारनाथ मंदिर भाविकों के लिए खुला होता है और दोपहर के 4 से शाम के 7 बजे की महाआरती तक खुला रहता है। भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम। मुंबई से निकल के टोटल 50 घंटे बाद अभी हमें बाबा केदारनाथ जी का दर्शन मिला। यहाँ आके इतना पॉजिटिव और अच्छा लग रहा है कि मैं आपको शब्द से बता नहीं कर सकती। उसके लिए आपको ज़रूर यहाँ पे आना होगा और बाबा केदारनाथ जी का दर्शन लेना। बाबा केदारनाथ के दर्शन ये एक स्वर्गीय अनुभूति है जिसे मैं कभी शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। ये मेरी जिंदगी का सबसे सुवर्ण पल था। केदारनाथ यात्रा में हमें 3 बातें सबसे इम्पोर्टेंट लगी जिसकी आइडिया आपको भी होनी चाहिए। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात देखी जाए तो वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक के रूप में हर कोई अपनी यादें केदारनाथ छोड़ के चला जाता है। 2013 की आपदा के बाद भी हम कुछ नहीं सीखे हैं। यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल्स तो इतनी हैं कि उसका एक पहाड़ बन जाएगा। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए तो हम पवित्र मन से जाते हैं, लेकिन पर्यावरण में कचरा करके हम उस देवभूमि को अपवित्र कर देते हैं। इन सब चीजों में ठेले वाले और वहाँ के लोकल लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो पैसा तो कमा लेते हैं पर कचरा वहाँ ही फेंक देते हैं और इन सब बातों को गवर्नमेंट अनदेखा कर रही है। तो चलिए हम भारत के एक सुजान नागरिक होने के नाते केदारनाथ यात्रा करते समय कचरा न फेंकने की शपथ लेके केदारनाथ को स्वर्ग जैसा स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहकार्य करते हैं। दोस्तों, दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस और गवर्नमेंट को यात्रियों की मैनेजमेंट और सुरक्षा की कोई पड़ी नहीं है।
जब लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक हो जाती है तब भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, और सीजन में जब यात्री बढ़ जाते हैं, उनकी ज्यादा भीड़ हो जाती है, तब भी गवर्नमेंट उसको काबू नहीं कर पाती है। खेचर वाले, घोड़े वाले इतने परेशान करते हैं कि रास्ते में चलने की जगह ही नहीं मिलती है। इन सब बातों में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको मदद करेगी, ये बात भी आप भूल ही जाइए, क्योंकि यात्रा करते वक्त आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके ही हाथों में है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि घोड़े वाले, खच्चर वाले उन जानवरों पर इतने अत्याचार करते हैं, उनका इतना शोषण करते हैं कि बाद में उस जानवर की जान ही चली जाती है और उनको अपने किए पे जरा भी शर्मिंदगी महसूस ही नहीं होती है। उस मरे हुए जानवर को वो बाद में घाटियों में ही फेंक देते हैं। दोस्तों, मुझे आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप बुजुर्ग ना हो और आपको केदारनाथ यात्रा करनी हो तो आप खुद चल कर कीजिए, क्योंकि किसी जानवर के पीठ पर बैठकर यात्रा करने में कोई पॉइंट नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा केदारनाथ यात्रा का अनुभव। ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली होगी कि केदारनाथ यात्रा करना है तो पूरे तैयारी के साथ, पूरे जानकारी के साथ करना जरूरी है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको आगे परेशानी में डाल सकती है। तो ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने केदारनाथ यात्रा की है तो उसका अनुभव भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।